दोस्तों, कहा गया है कि प्यार भी या तो प्यार में अगर अफवाह होती है तो सच माना जाता है, अगर सच बोलो तो उसे झूठ माना जाता है। ऐसे ही कहावत है एक बिहार मधुबनी की, जिसे कहा गया है प्यार था या काल था, जिससे मधुबनी ज़िला धूँ धू कर जल जाता है। इसके बाद वहाँ पर कैदी वाहन होती है, उस कैदी वाहन पे भीड़ जो हिंसा करती है वो भीड़ कैदी वाहन पे भी हमला करती है और वहाँ से करीब 20 कैदी फरार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2012 की। बिहार पुलिस की काकना पुल के पास एक सिरकटी लाश मिलती है। तो मधुबनी में इतना ज़ोरदार हिंसा फैलती है कि हिंसा के दौरान करीब कई कैदी फरार हो जाते हैं, जिनमें से कहा गया है कि एक कैदी पाकिस्तानी भी था। जब बवाल ज़्यादा बढ़ जाता है तो पुलिस ने फायरिंग शुरू करती है। फायरिंग शुरू करने के बाद करीब वहाँ के हिंसकों में से 3 लोगों को गोली लगती है और 3 लोगों को मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद 20 लोग से ज़्यादा घायल बताए जाते हैं। फिर देखते ही देखते पूरे मधुबनी ज़िले, जब बिहार में एक ज़िला पड़ता है मधुबनी ज़िला, वो आग में तब्दील हो जाता है। माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाती है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि बिहार सरकार को समझ में नहीं आता है कि आखिर इस माहौल को शांत कैसे कराई जाए। भीड़ ने दूसरे कार्रवाई करती है, यानी कि भीड़ ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर देती है, जिसके बाद वो थाने पर भी हमला करते हैं। थानों पे ज़िला के कई अलग अलग जगहों पर थानों में हमला किया जाता है। इसके बाद सरकारी दफ्तरों में लूटपाट की जाती है, सरकारी दफ्तरों में तोड़पाट फाड़ की जाती है। हालात इतनी ख़राब हो गई कि बिहार पुलिस को या बिहार सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस घटना को कैसे रोका जाए, इस घटना पर कैसे काबू पाया जाए। दोस्तों, हालात इतनी ख़राब हो जाती है कि 12 अक्टूबर की शाम होते होते उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक आदेश जारी करते हैं। आदेश जारी में यह कहा जाता है कि डीएम-सीएम के साथ डीआईजी रेंज का भी अफसर का ट्रांसफ़र करते हुए नीतीश कुमार ने इस आगजनी की हालत पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी बनाते हैं। तैयारी के साथ अपने आदेश जारी करते हैं। आदेश जारी करने के बाद पूरी पुलिस, बिहार पुलिस संज्ञान में आ जाती है। फिर भी उस हालत पर काबू पाने में प्रशासन असफल रहती है। सियासत अपने चरम पर थी, बिहार पूरा जल रहा था, मधुबनी आगों में तब्दील हो गई थी। जिसके बाद बिहार के तत्कालीन डीजीपी अभयानंद, जिनका नाम होता है, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जिस लड़के की हत्या हुई है, यानी जिसकी सिरकटी लाश मिली है, जिसका नाम होता है प्रशांत झा, उस प्रशांत झा के वो हत्या नहीं हुआ है, उसे वो अभी ज़िंदा है। और जिस लड़की से वह प्यार कर रहा था, जिसका नाम प्रीति बताया जाता है, वह लड़की भी ज़िंदा है। दोस्तों, प्रशांत झा एक किसान का बेटा था। प्रीति कुमारी एक अधिकारी की बेटी थी। उसके पिताजी डीपीओ होते हैं मधुबनी ज़िला का। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के लोगों की जानकारी के अनुसार बताया गया कि प्रशांत झा फिलहाल दिल्ली में रह रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटनाक्रम को एवं समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं गौतम भारती। जो बात की सच्ची घटना है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है नाकाम इश्क की नाकाम कहानी। तारीख थी 4 सितंबर 2012, जिसमें एक 17 साल का लड़का और उसी के हम उम्र की एक लड़की। बात कुछ ऐसी होती है कि पूरे बिहार में इतना बड़ा विलेन, 3 लोगों की हत्या हो जाता है। बिहार के 21 खूंखार दुर्दांत कैदी फरार हो जाते हैं, जिनमें से एक कैदी पाकिस्तान का होता है। पूरा बिहार धूं धू कर जल रहा था। इस घटना के इतना बड़ा
आगों में तब्दील हो जाता है। इस घटना का इतना बड़ा सीन होता है कि आज भी वहाँ के लोगों को जुबानी याद है। वहाँ के अगर पुराने लोगों से पूछा जाए उस मधुबनी बिहार के घटना के बारे में, तो आज भी लोग आपको हूबहू बता देंगे। बिहार इसलिए जल रहा था कि एक किसान का बेटा एक अधिकारी की लड़की से बेइंतहा प्यार कर रहा था। वो उस अधिकारी की बेटी से इतना गहरा प्यार कर रहा था, वह इतना बेइंतहा प्यार कर बैठता है। तभी अचानक एक खबर फैलती है सोशल मीडिया पर कि प्रशांत की हत्या हो गई है। यानी जो अधिकारी की बेटी से जिसका अफेयर चल रहा था, जिसका नाम था प्रशांत झा, अचानक सोशल मीडिया पर न्यूज़ फैलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो फैलती है कि उस प्रशांत झा की हत्या हो गई है। जिसके बाद लोगों ने इतना गुस्सा फूटा लोगों में कि लोगों ने देखते ही देखते बिहार के मधुबनी ज़िले को आगों में तब्दील कर दिया। बिहार के मिथिला इलाके में एक ज़िला है मधुबनी। मधुबनी इनके बेनपट्टी प्रखंड के अड़ेर गांव में एक किसान परिवार का लड़का, नाम था प्रशांत झा। उसकी 17 साल की लगभग हम उम्र की ही लड़की, जो डीपीओ की लड़की होती है, वह उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के दौरान उनकी प्यार हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है प्रीति कुमारी। लड़की से तो लड़का इतना प्यार कर बैठता है कि इसके बाद जो हालात होते हैं वो लड़का कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। प्रीति के पिता मधुबनी ज़िले के डीपीओ थे और लड़का किसान का बेटा होता है और एक डीपीओ की लड़की, यानी उन डीपीओ का नाम था जगपति चौधरी। अब लड़का किसान का, बेटी अधिकारी की, हैसियत में बड़ा अंतर था क्योंकि लड़का किसान का होता है, लड़की अधिकारी की होती है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हैसियत में कहीं उससे ज़्यादा थी लड़की। लड़की के पिता डीपीओ थे, जो मधुबनी ज़िले के ही डीपीओ थे। वो लड़की से इतना प्यार कर बैठता है, हैसियत वो कहाँ देखता, इस प्यार तो हैसियत से कहीं ऊपर की बात थी। जब प्रशांत के घर वालों ने इसका विरोध किया और डीपीओ के घर वालों ने इसका विरोध किया, तो प्रशांत झा और प्रीति कुमारी, जो दोनों बेइंतहा प्यार कर होते हैं, और इन दोनों के घर वाले जब विरोध करते हैं तो ये दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। और घर छोड़ने के बाद इन्होंने कई जगह पे घूमता है। घूमने के बाद इन्होंने अंतिम कगार पे इन्होंने अपना दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली में रहने लगते हैं। लेकिन इस बात का लोगों को किसी को पता नहीं होता है कि आखिर वो दोनों रह कहाँ रहे हैं। उन दोनों लोकेशन से बाहर होते हैं। इसके बाद लड़के के घर वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद अपनी प्रशांत झा के बारे में बोलते हैं कि साहब, हमारे बेटे प्रशांत झा का अपहरण हो गया है। लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस उस प्रशांत झा घर वालों को डांट कर भगा देती है क्योंकि वह किसान का बेटा था, उसकी बात को सुनने नहीं जा रही थी। जिसके बाद मामला एसपी के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ भी नतीजा यही निकलता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ते समय गुजर जाते हैं। बात है 11 सितंबर की। लड़की के घर वालों भी थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद प्रीति के पिता डीपीओ थे, इसलिए वो अपना केस दर्ज करा रहे थे प्रशांत झा के खिलाफ़ कि वो हमारी लड़की को साहब अपहरण करके ले गया है। तो क्योंकि वो अधिकारी थे, उनकी बात वहाँ पे सुन ली जाती है। प्रशांत झा के खिलाफ़ अपहरण का मामला दर्ज हो जाता है, उनकी बात सुन ली जाती है। इसके बाद आरोप जिन पर लगता है वो आरोपी का नाम आता है जिन्हें डीपीओ साहब ने केस दर्ज कराया था। उनका नाम होता है प्रशांत झा, पिता राजीव झा, दादा चंदेश्वर झा और चचेरे भाई संतोष झा का नाम आता है। इसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आता है और सभी को
बारी बारी से पुलिस गिरफ्तार करती है, सभी को हिरासत में लेती है और पुलिस प्रशांत झा के बारे में पूछती है, जानकारी लेती है प्रशांत झा की, उनसे पूछताछ करती है कि प्रशांत झा कहाँ है बताओ। इसके बाद बूढ़े दादा को पुलिस के द्वारा बताया गया कि मारपीट भी की जाती है प्रशांत झा के बारे में कि तुम इसके बारे में जानते हो तो बताओ। इसके बाद जब उनके दादा के साथ मारपीट होती है तो लोगों में और गुस्सा फूट जाता है और वहाँ के लोग इसका विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद पुलिस दबाव में आता है और पुलिस दबाव में आने के बाद प्रशांत झा के दादा, जिनका नाम चंदेश्वर झा होता है, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसका विरोध जोरों पर था कि प्रशांत झा ने डीपीओ की बेटी, जिसका नाम प्रीति होता है, उसकी अपहरण के मामले पर इसी बीच कुछ समय बीतती है पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान। कुछ ही दिन में पुलिस को एक ककना पुल के पास सिरकटी लाश मिलती है। तो लोगों ने इसका तेज़ी से विरोध करते हैं कि वो जो सिरकटी लाश मिली है आखिर वो किसकी है। तो लोगों में यह गुस्सा फूटता है कि वह लाश प्रशांत झा की है। इसके बाद वहाँ के लोगों ने करीब भारी संख्या में भीड़ हो जाते हैं, भारी संख्या में लोगों की तादाद बढ़ जाती है। तादाद बढ़ने के बाद देखते ही देखते बिहार के मधुबनी ज़िले को आग के हवाले कर दिया जाता है। करीब 3 दिन तक मधुबनी आग में जलता रहा। इससे ही वक्त 28 दिनों का गुजर जाता है। 28 दिनों का गुजरना यानी एक उस मामला का तहकीकात करना, उस भीड़ को जवाबी चाहिए थी कि आखिर उस सिरकटी लाश किसकी है। बस भीड़ की एक ही मांग था कि वो लाश को पहचान करो, अगर प्रशांत झा की है तो उसे हमें सौंप दो। देखते ही देखते वक्त करीब 1 महीने का गुजर जाता है। दिनांक 10 तारीख होता है। 10 तारीख के बाद नगर थाना पुलिस को ककना पुल के पास जो लाश मिलती है वह 2 दिन के बाद प्रशांत झा की मां परिजन से कहते हैं कि ये लाश प्रशांत झा की है। तो पुलिस लाश को पोस्टमार्टम में भेजती है। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि जो लाश मिली है वह लाश प्रशांत झा की उम्र से करीब 10 वर्ष का ही ज़्यादा है। तो वहाँ के लोग में हैरानी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि आखिर हो सकता है पुलिस इस घटना के बारे में बयान बदल रही हो। भीड़ को विश्वास नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब लाश प्रशांत झा की है तो उससे कहीं 10 साल के ज़्यादा क्यों बात कर रही है। लोगों का गुस्सा होता है कि नहीं, हो सकता है उस लड़की जिससे वो प्यार कर रहा था उसके पिता डीपीओ होते हैं, जिनका नाम होता है जगपत चौधरी। हो सकता है वो अधिकारी होने के नाते वो अपना रिपोर्ट बदलवा दिए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रशांत के घर वालों को पुलिस लाश नहीं देती है। लेकिन लोगों के बीच यह संदेश जाता है कि लड़की के पिता डीपीओ होने के नाते इस रिपोर्ट को कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। डीपीओ को गिरफ्तारी को लेकर के वह भीड़ बड़ी तादाद में मांग करती है कि उस डीपीओ की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि उसने ही प्रशांत झा की हत्या की है। लोगों का यह कहना था। देखते ही देखते प्रशांत घर वाले, एक दिन का दिन और गुजर जाता है। बात है 11 अक्टूबर को। डीएम ऑफिस के सामने अनशन पर बैठ जाती है। वहाँ के प्रशांत झा घर वाले ने डीएम के ऑफिस के बाहर अनशन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। उनके पास बताया गया कि न तो उनसे मिलने अधिकारी आ रहे हैं, न कोई पुलिस प्रशासन आता है। ये खबर आम हो जाती है कि जगपत चौधरी के अधिकारी होने के नाते प्रशांत के घर वालों को परेशान करती है और इसलिए उनका बात नहीं सुना जा रहा है। इसलिए कहीं हंगामे में भीड़ जो है उनकी संभालना तो बहुत मुश्किल था। इसलिए धरने प्रदर्शन पर आदमी अंतिम कगार पर पहुंचता है। पुलिस वाले से मांग करते हैं कि उस सिरकटी लाश को इस प्रशांत झा के घर वालों को सौंप दी जाए। लेकिन पुलिस एक बात नहीं सुनती है, जिसके बाद भीड़ वहाँ से कुछ समझ नहीं पाते थे कि
पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है और लाठी चलाने के दौरान भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, हिंसकों में अफरा तफरी मच जाती है। इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि लोगों ने गुस्सा फूटता है और मधुबनी ज़िले को टायर जलाकर या अन्य सामग्री से जला करके उसे आग में तब्दील कर दिया जाता है, जिसके बाद कई थाने को भी आग के हवाले कर देते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि वहाँ के मधुबनी ज़िले के वाहन से कैदी ले जा रही होती है। भीड़ ने उस कैदी वाहन पर भी हमला करते हैं, जिस कैदी वाहन में से ये बताया गया कि इस हमले के बाद करीब वहाँ से 20 से 21 की संख्या में कैदी फरार हो जाते हैं और उस 21 कैदी में से एक कैदी पाकिस्तान का भी होता है। मधुबनी ज़िला का माहौल और बिगड़ने लगा तो पुलिस जवाबी में कार्रवाई फायरिंग शुरू करती है। पुलिस गोली चलाती है। इसके बाद भीड़ में और अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस करीब 100 राउंड गोलियाँ चलाती है। पुलिस की गोली से लोगों को यह पता चलता है कि वहाँ के 3 लोगों की हत्या हो जाती है। उस हिंसकों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और जिसमें यह बताया गया कि करीब 20 से ज़्यादा संख्या में लोगों की गोली लगी है। 20 से ज़्यादा संख्या को लगे लोगों में गंभीर रूप से घायल है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए कहीं अस्पताल भेजा गया है। जिसके बाद भीड़ में और गुस्सा फूटता है, फिर भी भीड़ शांत नहीं होती है। जिसके बाद भीड़ सरकारी दफ्तरों में जैसे अनेक जगहों पे नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, कई थाने को भी आग के हवाले कर देते हैं, कई गाड़ी की गाड़ी जला देते हैं। जिसके बाद मधुबनी ज़िला में इतनी बड़ी हालात को काबू करना बड़े ही सरकार के लिए एक चैलेंज बन गई थी, या वहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए एक चैलेंज था कि इस इतनी बड़ी घटना को कैसे रोका जाए। बस पुलिस की एक ही नज़र थी कि इस घटना को रोका जाए। देखते ही देखते वक्त एक दिन का और गुजर जाता है। दिनांक होता है 12 अक्टूबर कि शाम होते होते वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी करते हैं और कहते हैं कि डीएम, एसपी एवं डीआईजी समेत कई अधिकारियों को ट्रांसफ़र करते हुए आदेश दिया कि इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। लेकिन 13 सितंबर तक मधुबनी जलता रहा। इस आदेश के बाद भी मधुबनी जलता रहा। लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो प्रशासन ने तय किया कि सिरकट्टी लाश प्रशांत के घर वालों को सौंप दी जाए। अचानक पुलिस फैसला लेती है कि जो सिरकट्टी लाश है वह सिरकट्टी लाश प्रशांत की, तो पुलिस ने घोषणा कर दी थी कि यह लाश तो प्रशांत झा की नहीं है। फिर भी उस घटना को काबू करने के लिए पुलिस अचानक यह फैसला लेती है कि इसकी घर वालों को लाश सौंप दी जाए। तो पुलिस लाश घर वालों को सौंपते हैं। फिर घर वालों ने उसे दाह संस्कार करते हैं। गांव के लोगों ने बाल मुंडन करवाते हैं। लेकिन 2 दिन का दिन और गुजर जाता है। दिनांक 15 अक्टूबर की को इस मामले में श्री लालू यादव और श्री रामविलास पासवान जी ने सड़कों पर उतर गए कि इनके खिलाफ जो सिरकट्टी लाश मिली है, आज बिहार बंद बुलाया जाए। और बिहार बंद बुलाने के बाद इस घटना के बारे में पुलिस हरकत में आए और इस घटना को पूरी निंदा से जांच करे, पूरी शिद्दत से जांच करे कि आखिर प्रशांत की लाश या हत्या किसने की है। पुलिस लालू जी और पासवान जी को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद अचानक ये बात पुलिस के द्वारा वहाँ के डीआईजी होते हैं, जिनका नाम होता है अभयानंद सिंह, वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हैं। उन्हें सूचना मिलती है, गुप्त सूचना मिलती है कि जब हंगामा चल रही थी तो बिहार पूरा मधुबनी आके हवाले हो चुका था। कई दिन तक मधुबनी जलता रहा। लेकिन इस जो उन्हें सूचना मिलती है, सूचना के बाद ये सोचते हैं कि या बताते हैं कि इस अफवाह ने मधुबनी को इतना आग में तब्दील कर दिया कि एक बिहार की पुलिस के लिए या बिहार सरकार के लिए इतना बड़ा नुकसान सहना भी कहीं हैरानी वाली बात थी। उस वक्त बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया जाता है कि प्रशांत की जो हत्या की बात हो रही है वह जिंदा है। अचानक जब बिहार में
जब एक खबर फैलती है कि प्रशांत अभी ज़िंदा है, तो बिहार के लोग सोचते हैं कि आखिर प्रशांत ज़िंदा है। यह बात सुनकर के वहाँ के जो भीड़ में जो हिंसक के शिकार बने थे, जिनकी हत्या हुई थी गोली लग जाने के बाद, आखिर सोचते हैं कि प्रशांत ज़िंदा है और बिहार भी आग में जल चुका था। और उनके मुताबिक एक और बात सामने आती है कि जिससे वो प्यार कर रहा था, जिसका नाम प्रीति कुमारी होता है, वो भी ज़िंदा है। उन दोनों ने फ़िलहाल दिल्ली में रहते थे और यह सूचना जब डीजीपी को लगी तो वहाँ के दिल्ली के महरौली में एमएन झा के नाम से एक व्यक्ति के दुकान पर खड़ा प्रशांत झा और प्रीति कुमारी को देखकर 100 पर फ़ोन करते हैं। और फ़ोन करने के बाद पुलिस को जानकारी देते हैं कि वे दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद डीजीपी के द्वारा आदेश जारी करते करते उस थाने को सूचित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाता है। और इस घटना के बाद पुलिस सोचती है कि आखिर यह घटना भी कैसे हुआ, और इतना बड़ा के लिए मजिस्ट्रेट की जांच के बाद एक एक लोगों को न्याय मिलेगा। और जिसके बाद लड़की खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। लड़की अधिकारी की होती है, वो अपने घर वालों के साथ रहती है, लड़का अपना अलग रह रहा होता है और वह पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, जिसके बाद लोगों का कहना था कि वे दोनों को एक किसान के बेटे के नाते और इसे एक अधिकारी की बेटी के नाते लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, या कैसी हुई कहानी या कैसे घटना घटी। दोस्तों, यह तो कहीं यह अफवाह थी या कैसे थी, यह तो कहानी के माध्यम से कानून ही समझ पाएगी। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।